एक सब इंस्पेक्टर बैठा था। कहा कि ये तो आपको आपकी वाइफ के मर्डर के केस में लाए। मैंने कहा मेरी वाइफ तो घर में जिंदा है। मेरा नाम जहांजेब है और मैं खिलजी कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। 1985 में मैं बतौर सीनियर कलर कस्टम में अपॉइंट हुआ और 1988 में मैंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम प्रमोशन बरा इंस्पेक्टरी मैंने क्लियर किया और उसके बाद मैं इंस्पेक्टर के ओहदे पे फाइज हुआ। बड़े केसेस भी हैं जो मैंने अपने इमीडिएट बॉस आशिर अजीम साहब की मौजूदगी में हम दोनों ने बहुत बड़े बड़े रेड किए, जिनमें सबसे बड़ा केस मेरा जो है ना ये शराब का केस है, जो मैंने एक ऑयल टैंकर पकड़ा, इमाम बिल जिनका ताल्लुक़ तुर्बत से है। 2009 में 3 ऐसे दुनिया के बड़े स्मगलर्स, जिनमें इमाम बिल का नाम भी अमेरिकन रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो अमेरिकन सदर थे ओबामा साहब, उनके नॉलेज में भी ये बात है। इमाम बिल जो हैं इनके साथ मेरा पहला जो है वास्ता पड़ा 1995 में, जब मैं तुर्बत में था। जब मैंने इनके चचा को गिरफ़्तार किया तो इमाम बिल जो हैं इन्होंने मुझे बार बार 3 दिन ये मुझे कॉल करते रहे। आप अंदाज़ा करें इस चीज़ का कि जो तुर्बत का इलाका है, जो वहाँ पे सरकारी मशीनरी है, वो इमाम बिल के अंडर में है। यहाँ तक कि हमारा डीसी भी उनके अंडर में था। 1995 में जब हम मंडे के दिन हमारा जो है ना मेजर अशरफ साहब, जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर थे, हमारे कलेक्टर बने, उन्होंने मंडे के दिन हमारी मीटिंग होती थी। तो उन्होंने, हम 11-12 इंस्पेक्टर होते थे, तो सबसे ज़्यादा केसेस मेरे थे। मेजर अशरफ साहब ने जब ये टास्क दिया, हम सबको ही दिया तकरीबन, लेकिन अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था ये। तो मैंने जब इनको पुलिस वालों को 3 जून 1995 को अरेस्ट किया, सुबह का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं घर से निकला था और जो है ना मुर्गीबंद का इलाका है, यहाँ जब मैंने दूर से देखा तो एक पुलिस की गाड़ी और एक ट्रक आ रहे थे। तो मैं ये समझा कि पुलिस की गाड़ी, क्योंकि वो इस तरह चूंटी की तरह रिंगती हुई आ रही थी, क्योंकि आम रूटीन में पुलिस वाले भी सारी नाइट जो है वो पेट्रोलिंग पर होते हैं। तो एक ट्रक बहुत स्पीड आ रहा था, तो मेरे पीछे जो मेरी गाड़ी थी, तो उनको मैंने वायरलेस पे कहा कि आप रुक जाएं। तो वो सामने जो ट्रक आ रहा था उसको मैंने लाइट दिए और अपना जो है ना ब्लू लाइट मैंने ऑन किया रूफ़ का, और ये ट्रक वाला इतने स्पीड आ रहा था कि इसने जो है ना मेरे इशारे को भी उसने नहीं देखा और जो है ना उसने मेरे को क्रॉस किया। आगे एफसी का चैन था, इस ट्रक ड्राइवर ने उस एफसी के चैन को भी हिट किया। तो जब मैंने अपनी गाड़ी रोकी और अपनी पिछली वाली गाड़ी को मैंने कहा कि इसको चेस किया जाए, जब ये हमारे कस्टम बलेली चैन से कुछ ही फासले पीछे थी, जब मैंने इसको रोका और मैंने इसको प्रॉपर चेक किया तो पता चला कि इसमें सारा पुलिस का स्टाफ बैठा है। इतने में वो पुलिस की गाड़ी भी मेरे पीछे आ गई, उसमें SHO फारूक साहब थे। तो हालांकि उसके शोल्डर्स नहीं लगे हुए थे, मैंने कोई उसे सिपाही समझा। तो उसने कहा कि ये गाड़ी हमने पकड़ी है। तो मैंने कहा आप कहाँ से पकड़ के ला रहे हैं? कहा कि जी जंगल पीर अलीज़ई से। तो मैंने कहा आप लोग इतने बहादुर लोग हैं, जंगल पीर अलीज़ई एक रेड जोन है, वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के कहें या बलूचिस्तान के कहें, जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो उस एरिया में जाते हैं, और कोई भी वहाँ पर जाने के लिए, रेड करने के लिए किसी तरह की कोई एजेंसी सिवाय आर्मी और FC के, वहाँ हम जैसी एजेंसियाँ हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा आप अकेली जो हैं, अकेली गाड़ी के साथ आप इतने बड़े ट्रक को पकड़ के ला रहे हैं। बहरहाल जब मैंने चेक किया तो उसमें जापानी एयर कंडीशन था, 79 नंबर्स समथिंग इस तरह कुछ होगा, और जो है ना उसमें कोई 150 लेडीज़ जापानी थान कपड़ा था। तो ये मुझसे इन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो बहरहाल मैंने मेजर साहब को वायरलेस किया, तो मेजर साहब ने मुझे कहा कि इसे आपने जाने नहीं देना है। तो उन्होंने, मेजर साहब ने SSP आबिद अली नुतकानी साहब को भी कॉल की, वो भी मौके पे पहुंच गए। जब उन्होंने सारा माजरा देखा तो मुझे कहा कि आप इन्हें अरेस्ट करें, क्योंकि आबिद अली नुतकानी साहब का अपना एक इमेज था, अपना उनका एक रिकॉर्ड था। तो उन्होंने SHO साहब से पूछा कि आप CIA में हैं, आपने म्यूनिसिपल एरिया कैसा छोड़ा कोयटा का? क्योंकि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, समझने की बात है कि CIA पुलिस का स्टाफ जो है वो बग़ैर SSP के आर्डर के वो सिटी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जंगल पीर अलीज़ई ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब है, चमन के करीब है। यहाँ जितना भी स्मगलिंग का सामान होता है, चाहे असला है, चाहे जो कुछ भी है, वो यहाँ पे आके डंप होता है, और यहाँ से स्मगलर्स जो हैं फिर इसको फर्दर कोयटा तक पहुँचाते हैं या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में वहाँ से रास्ते निकले हुए हैं। तो जब मैंने इनको अरेस्ट किया तो इन्होंने मुझे बहुत ही ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ देनी शुरू की, कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैं वक्तन फ़वक्तन मेजर साहब के नोटिस में ये बात लाता रहा कि पुलिस वाले मुझे जो हैं इस तरह
थ्रेट कर रहे हैं। आशिर साहब ने फिर मुझे कॉल की, मेरी इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी मेरी उस टाइम। ये टायर वगैरह जो है ना, ये ट्रक टायर वगैरह ये आ रहे थे अफ़गानिस्तान से नोशकी के रास्ते, क्योंकि चमन रास्ता तो हमने सारा ब्लॉक कर दिया था। इस रात में काफ़ी देर तक आशिर अजीम साहब के साथ हम बैठे, रूट को देख रहे थे कि जी कि जिस तरह इनकी आगे जो गाड़ियाँ चलती हैं, असले से लोड गाड़ियाँ चलती हैं, कि उनको हमने कैसे डॉज देना है और कैसे हमने गाड़ी तक पहुँचना है। तो जब हमने सारा डिसाइड किया, तकरीबन रात 11-12 बजे का टाइम था, तो मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ और मैं घर आया। सुबह मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैंने सुबह हमने निकलना था रेड के लिए। आशिर साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दरवाज़ा मेरा नॉक हुआ, बेल हुई। मेरा नौकर जो बच्चा था मेरा 5-6 साल का, वो गया। उसने कहा कि जी आपका सरकारी ड्राइवर आया। तो मैंने कहा ठीक है, उससे कहा आप खड़े हो जाएं, मैं चेंज करके आता हूँ यूनिफॉर्म पहन के। तो इतने में तकरीबन हार्डली कोई 2-3 मिनट नहीं गुजरे होंगे, फिर बेल हुई। तो फिर मैंने नौकर से कहा कि आप उनसे कहो, मेरे ड्राइवर से कहो कि मैं चेंज करके आ रहा हूँ। तो जब आए तो मेरे नौकर ने कहा कि नहीं जी, बाहर तो पुलिस आई है, आपको बुला रही है। जब मैं बाहर निकला तो अब्दुल रऊफ बड़े जो सब इंस्पेक्टर था ग्वालमंडी थाने का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके ड्राइवर ने जो है एक रात को एक 10 साल के बच्चे को गाड़ी से हिट किया, जिससे वो मर गया है, लिहाजा आप हमारे साथ थाने चलें। तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मेरे साथ 2 ड्राइवर होते थे, मेरे साथ 2 गाड़ियाँ होती थी पेट्रोलिंग के लिए। मेरा एक ड्राइवर आया था, दूसरा ड्राइवर मैं ये समझा शायद वो रास्ते में आ जाएगा या मैं उससे वायरलेस करूँगा। तो बहरहाल मैं अब्दुल रऊफ बड़े साहब के कहने पर मैं उनके साथ चल पड़ा। मेरा सरकारी ड्राइवर भी मेरे साथ चल पड़ा। जब हम कायदाबाद थाने पहुँचे तो मैं लॉकअप की तरफ गया, तो मुझे अब्दुल रऊफ बड़े कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ यार, मेरी गाड़ी, थाना तो यही आपका है जो हदूद है, इसमें तो मेरी गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ड्राइवर शायद लॉकअप में हो, तो मैं उससे ज़रा मिलता हूँ। बोला नहीं, आप हम चलें डीएसपी साहब के कमरे में बैठते हैं। डीएसपी सुहेल अहमद शेख था। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ जाकर बैठे तो उन्होंने केक, पेस्ट्रियाँ और जो है ना चाय वाय मंगवा दी। हम तकरीबन 2 घंटे बैठे रहे। तो मैंने अब्दुल रऊफ बड़े से कहा कि यार 2 घंटे गुजर गए हैं, मेरा ड्राइवर कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है जिसको उन्होंने हिट किया गाड़ी से। कहा कि बस आप एक 10 मिनट बैठें, हम अभी 10 मिनट में आते हैं। तो वहाँ जमील नाम का, अभी तक मुझे याद, एक सब इंस्पेक्टर बैठा था, वो मुझे देख कर रो पड़ा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं। वो बाकायदा उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो वो उसने कहा कि यार आपको पता है कि किस केस में आपको लाएं। तो मेरे तो बदन के बाल खड़े हो गए। मैंने कहा किस केस में। कहते यार आप 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको जज कर रहा हूँ। समझ गया कि एक आदमी ने किसी का मर्डर किया हो, वो इतना रिलैक्स नहीं बैठ सकता है। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, कहने का मकसद। कहा कि ये तो आपको आपकी वाइफ के मर्डर के केस में लाए। मैंने कहा मेरी वाइफ तो घर में जिंदा है। मैं तो अभी अब 1-2 घंटे पहले जब घर से निकला था, मेरा छोटा बेटा, मैंने कहा 4-5 साल का, वो मेरे गोद में था, समझ गए, वो मैंने नौकर के हवाले किया, मेरी वाइफ तो जिंदा है। तो फिर मैंने आशिर साहब को कॉल की। मैंने कहा सर इधर तो माजरा ही इन्होंने कुछ और बनाया हुआ है, ये तो मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं क्या खोल दिया इन्होंने। तो फिर आशिर साहब ने कलीम इमाम साहब, जो इस टाइम शायद आईजी हैं, उस टाइम वो कोयटा के एसएसपी थे, उनको कॉल की। उनको कहा कि यार ये क्या है, हमने जाना है किसी रेट पे, आप किया है क्या, मजाक कर रहे हैं। कि एक बंदा रात 11-12 बजे तक मेरे साथ बैठा रहा, हम प्लान करते रहे, और उसने जो है 2-3 घंटे में मर्डर कर दिया, और फिर जो है वो मर्डर करके घर में बैठा रहेगा। ये आप लोग क्या कह रहे हैं। तो कलीम इमाम साहब ने कुछ रिप्लाई किया होगा आशिर साहब को। तो बहरहाल कोई 1 बजे का टाइम था, ये मुझे जो है ना अपनी प्राइवेट गाड़ी में पुलिस वालों ने बिठा के ग्वालमंडी थाने ले आए। वहाँ पे लाया और मेरे पे FIR काट दी, और मुझे कहते रहे कि देखें हम आपको 2-3 साल से समझा रहे थे, लेकिन आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। आप इतने बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाल रहे हैं, आपने हमारे लोगों को अरेस्ट किया, उनकी नौकरियां, उनकी ज़िंदगियां आपने ख़राब कर दी। तो मैंने कहा मैंने कोई गलत तो अरेस्ट किया नहीं, अगर मैंने गलत अरेस्ट किया होता तो कोर्ट उनको एक्विट कर देता, कोर्ट ने उनको क्यों सज़ा की। तो बहरहाल इन्होंने मुझे 17 दिन रिमांड में रखा। इस दौरान इन्होंने मुझ पर प्रेशराइज किया, इन्होंने मुझे निकाहनामे के लिए, इन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप 1.5 लाख रुपए दें, हम आपका निकाहनामा बनाते हैं। तो इससे बात ज़ाहिर है
कि वो औरत मेरी बीवी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने जो है ना मौलवी अब्दुल बाकी नाम का कोई था, उसको ले आए मजिस्ट्रेट के सामने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो इस बंदे को पहचानता ही नहीं हूँ। आज भी वो स्टेटमेंट सुपीरियर कोर्ट्स के रिकॉर्ड पर है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 164 के स्टेटमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। मैं रिमांड में था। इनके साथ एक क्लर्क था जान मोहम्मद नाम का, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था डीसी साहब के ऑफिस में। जब ये अब्दुल रऊफ बड़ेज FIR लेकर आया और उस FIR में उसने 32 बोर वेपन रखा हुआ था और वो परेशान था, जान मोहम्मद ने कहा कि जब मैंने FIR पढ़ी तो मैंने उसमें आपका नाम पढ़ा, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये पिस्टल भी लाया है और FIR भी है। जब वो डीसी साहब के कमरे में गए तो जान मोहम्मद ने कहा कि मैं भी 1 मिनट के बाद चला गया कि मैं देखूं माजरा क्या है। जब मैं गया तो डीसी साहब ने वो पिस्टल उठा के दीवार से मारा और उसने अब्दुल रऊफ बड़ेज को बड़ा डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो हमारा कुलीग है, एक सरकारी मुलाजिम है और आप उसको फंसाना चाहते हो, आपकी क्या दुश्मनी है उसके साथ। वो मेरे इस पिस्टल का लाइसेंस बनाने के लिए डीसी साहब के पास गया। आप अंदाजा करें, और जो आई विटनेस बनी वो मकतूला की माँ बनी, क्योंकि इनका पूरा ख़ानदान ही क्रिमिनल है। वो तो कोर्ट के सामने आ गया सब कुछ। वो ये बनाया था कि इस खातून ने ये कहा कि मेरी मकतूला बेटी और मैं और एक छोटी बच्ची हम एक घर में रह रहे थे, बाकी बच्चे हमारे जो 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं वो दूसरी गली में दूसरे घर में रह रहे थे। लेकिन जब क्रॉस में आया, जब मेरे वकील ने उससे क्वेश्चन किया तो उसने कहा नहीं सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा जी, बात तो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने आगे जो इंकशाफात किए हैं कि मकतूला का जो पहला शौहर है हारून नाम का, जो कोयटा से तकरीबन 20-25 किलोमीटर एक कुचलाक का इलाका है, वहाँ पे वो अपने कबीले का मलक है, मलक बाज मोहम्मद, जो इस टाइम फौत हो चुके हैं, उनका बेटा हारून था। ये मकतूला उसकी बीवी थी और मकतूला की माँ ने अदालत में हल्फिया कहा है कि मेरे दामाद हारून ने मेरी बेटी को तलाक नहीं दी। जब इनके पास प्रोसिक्यूशन ने ना निकाहनामा पेश किया, उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, आला कत्ल जो है वो मकतूला के भाई के पास है, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, उसने एक्सेप्ट किया है अदालती बयान पर। 32 बोर वेपन इसमें यूज़ हुआ है। गाड़ी का कहते हैं कि जी ये गाड़ी में आया था रात के 4 बजे। ये गाड़ी इन्होंने मेरे कस्टम इंस्पेक्टर नेमतुल्लाह काकड़ से 10 लाख रुपए में ख़रीदने की कोशिश की। जिस तरह इन्होंने FIR में मकतूला को मेरी बीवी ज़ाहिर की गई है, मैं ना कभी मकतूला से मिला, ना मैं इससे जानता हूँ। वो किसी भी स्टेज पर जो है ना ये साबित नहीं कर सके कि मकतूला मेरी बीवी है। हालांकि आज भी मेरी बीवी जो है ना वो ज़िंदा है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे मेरा केस चलाया गया। इस तरह फिर मैं एक्विट कर दिया मुझे कोर्ट ने बाइज्जत तरीके से। मैं 1 साल कोयटा में रहा, कोयटा जेल में रहा। वहाँ जिस तरह तकलीफ़ात, जो परेशानियाँ मैंने देखी, घर भी नहीं पहुँचा था कि साबिक हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तरफ से मुझे नोटिस आया कि जी आप 8 तारीख या 7 अगस्त को जो है, मैं 4 अगस्त 99 को एक्विटल हुआ मेरा, और 7 या 8 अगस्त को मुझे दोबारा हाई कोर्ट में बुलावा आ गया। जब मैं वहाँ पर गया तो इन्होंने एक एप्लीकेशन जिसमें मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी मैंने जज साहब को पैसे दिए हैं। अल्लाह का करना ये हुआ कि जिस जज साहब ने मुझे एक्विट किया था वो जज साहब को चौधरी इफ्तिखार साहब ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आज भी अगर आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करें तो चौधरी इफ्तिखार साहब ने अपने हाथ से मुझे 3 हेयरिंग दी हैं 2-2 महीने की। 6 महीने की मुझे हेयरिंग दी और 6 महीने के बाद चौधरी इफ्तिखार साहब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हुए और मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं आपकी मुलाजमत बहाल कर दूंगा। तो मैं अपने वकील के कहने पर, क्योंकि वो बहुत ही इज़्ज़त वाला शख्स था, उसे ख़रीदने की कोशिश की गई, उसे कत्ल की धमकियाँ दी गई जज साहब के सामने, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इन बातों को नहीं लाया गया। तो बहरहाल उन्होंने मुझे 14 साल सज़ा की और मैं उसी टाइम हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि इसे मत जेल शिफ्ट करें। एक बहुत बड़े दिल के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट गया कि वहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2002 में जो है ना 25 साल सज़ा कर दी। लोग ये पूछते हैं कि आप उम्र कैद में गए तो आपने कैसे 12 साल में सज़ा पूरी की? क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो बहुत से ऐसे केसेस में 382B CRPC का फ़ायदा देते हैं कैदियों को, जिसमें साल में तकरीबन 5 से 6 साल की माफ़ियाँ, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है,
عمر قید کے والے جو قیدی ہیں ان کو 1 سال میں کم سے کم 5 سے 6 سال کی معافیاں مل جاتی ہیں. تہوار کے اوپر چھوٹی عید پر جو ہے نا صدر صاحب معافی دیتے ہیں، اور جو ہے جو سی ایم ہے بلوچستان کا وہ 401 CRPC کے تحت معافیاں دیتا ہے. کچھ جیل میں ایگزامز دینے پڑتے ہیں، اس کے باوجود جیل والوں نے مجھ سے جو ہے نا 5 سال زیادہ مجھ سے جیل گزروائی. آج میں 22 سال سے انصاف کی تلاش میں ہوں. جو میرے اپنے ڈیوز ہیں، جو میری 15 سال کی سروس ہے، وہ مجھے نہیں دی جا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں FST فیڈرل سروسز ٹریبونل نے میرا فیصلہ دیا، صرف میرا GP فنڈ ریلیز کیا. چیئرمین صاحب نے ہیڈ کوارٹر کو لکھا کہ اس کی سیلریز، اس کے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ سبمٹ کیا جائے، لیکن ہیڈ کوارٹر نے آج 6 مہینے ہو گئے وہ سبمٹ ہی نہیں کیا، اور FST نے میرا فیصلہ دے دیا. ابھی مجھے مجبوراً سپریم کورٹ جانا پڑا. نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. میں کبھی اوبر چلاتا ہوں، میں کبھی کریم چلاتا ہوں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے.